A warm welcome to my channel Learn by Vizarka. Today I am going to explain Chapter 4 Absorption by Roots, the process involved. तो इस चैप्टर को आज हम लोग क्विक रिवाइज करेंगे और उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सो लेट्स बिगिन. आप जो पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगी वो आपको ब्रीफ में ही होगा. तो लेट्स बिगिन. Absorption by the roots. The roots not only fix the plant in the soil giving it support, but the most important and life supporting function of the roots is to absorb water and minerals, nutrients from the soil and conduct them into the stem for supply to the leaves, flowers, fruits etc. तो जो रूट्स का काम होता है सिर्फ प्लांट को फिक्स करना ही नहीं होता है, बल्कि इसका और भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना. तो नीड ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फॉर द प्लांट. प्लांट को वाटर और मिनरल्स की क्या ज़रूरत होती है, उसे क्या ज़रूरत है कि वाटर और मिनरल्स वो एब्जॉर्ब करे. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आप जानते हैं, यू हैव टू राइट आंसर इन पॉइंट्स ओनली. और तो उस पॉइंट से मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि वाटर और मिनरल्स का प्लांट को क्या ज़रूरत होती है. तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ट्रांसपिरेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मैकेनिकल स्टिफनेस के लिए. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, वाटर और रॉ मटेरियल्स इन सब की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए. ट्रांसपिरेशन में भी वाटर की ज़रूरत होती है. और ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, जो सब्सटेंस मूव करता है वो वाटर के मूवमेंट से ही होता है, वो वाटर के हेल्प से ही हो सकता है. मैकेनिकल स्टिफनेस क्या होती है, ये प्लांट को एक स्टीफनेस देती है, ये प्लांट को यांत्रिक कठोरता देती है. द क्वालिटी ऑफ बीइंग हार्ड. तो क्या होता है, ये एक तरह से कड़ापन प्लांट को प्रोवाइड करता है. तो ये जो 4 फंक्शंस है वो वाटर एंड मिनरल्स के लिए ज़रूरी होता है, जो कि हम लोगों के प्लांट को वाटर से मिलता है. Now the next topic is the characteristics of the roots for absorbing water. Roots के क्या characteristic features हैं जो कि प्लांट के रूट वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएँ. कुछ तो ऐसी चीज़ होगी प्लांट के रूट में जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है. तो पहला है अ ह्यूज सरफेस एरिया. आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकती है, राइट द 2 characteristics of the root for absorbing water, राइट द 3 characteristics of the root for absorbing water. तो first one is a huge surface area and second is the huge surface area means विशाल surface area. You can see here this one is the root here. यहाँ पे root here है और ये क्या कर रहा है, सरफेस एरिया ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कॉन्टैक्ट में आ सके और वाटर का एब्जॉर्प्शन हो सके. सेकेंड पॉइंट इज द रूट हेयर्स कंटेनिंग द सॉल्यूशन एट ए हायर कंसंट्रेशन देन दैट ऑफ सराउंडिंग सॉइल वाटर. तो रूट हेयर्स जो होते हैं, सपोज दैट दिस इज द रूट हेयर, ये रूट हेयर है, ये रूट हेयर है. इस रूट हेयर के अंदर जो सेल सैप होते हैं उसमें वाटर और मिनरल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है. मिनरल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ये वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, तो जो कि ये प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट इज द रूट हेयर्स हैव थिन वॉल्स. रूट हेयर्स के वॉल थिन होते हैं जिसकी वजह से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वाटर का हो सकता है रूट हेयर्स के अंदर, रूट हेयर सेल्स के अंदर. इन दिस वे you will write only these 3 points, that is enough for your answer. Next topic is the absorption and the conduction of the water and minerals. वाटर और मिनरल्स का absorption और conduction प्लांट में किस तरह से होता है. तो यहाँ पे कुछ 5 फेनोमेना दिया गया है जो कि हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे और समझेंगे. फर्स्ट इज द इम्बिबिशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, turgidity and flaccidity. So first we will understand what is imbibition. Imbibition क्या है? Imbibition is a phenomena by which the living dead plant cells absorb water by surface attraction. Imbibition एक ऐसा phenomena है जिसमें के living या dead plant cells water absorb करता है surface attraction से, मतलब कि सतह का जो आकर्षण होता है उससे. सपोज दैट कोई 2 वुड ब्लॉक हम लोग लेते हैं, एक भीगी हुई वुड ब्लॉक है, दूसरी भी सूखी है. अगर दोनों को साथ रखा जाएगा तो देखेंगे कि जो सूखी वुडन ब्लॉक है वो भी धीरे धीरे नमी उसमें आ जाती है बिकॉज ऑफ दिस सरफेस अट्रैक्शन. तो इम्बिबिशन
का डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है। ये इम्बिबिशन का डेफिनेशन आप लर्न कर लेंगे। इम्बिबिशन इज द फिनोमेना बाय विच द लिविंग और द डेड प्लांट सेल्स एब्जॉर्ब वाटर बाय सरफेस अट्रैक्शन। इट इज सो सिंपल। 1 मार्क्स के डेफिनेशंस में आप लोगों को क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज द डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज द फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस from the region of their higher concentration to the region of their low concentration when the two are in direct contact. डिफ्यूजन क्या होता है? मॉलिक्यूल्स का फ्री मूवमेंट होता है उसके हायर कंसंट्रेशन से उसके लोअर कंसंट्रेशन में, जब वो दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं, वो डिफ्यूजन होता है। अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, एक शुगर क्यूब लिया जाता है, या तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाया गया है जो कि पोटेशियम परमैंगनेट एग्जाम्पल दिखाया गया है। एक बीकर है जहाँ पोटेशियम परमैंगनेट रखा गया है। पोटेशियम परमैंगनेट डिफ्यूज करता है धीरे धीरे और वो पूरे बीकर में कलर ला देता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस डिफ्यूजन का दिखाता है। उसी तरह से हम लोग परफ्यूम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर एक कॉर्नर पे, रूम के एक कॉर्नर पे परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो दूसरे कॉर्नर पे भी हम लोग उससे स्मेल कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन, मीन्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इज और वो दोनों वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं, तो उसे डिफ्यूजन कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑस्मोसिस का डेफिनेशन जरूर से पूछा जाता है। लेट्स डिस्कस। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन to their region of lower concentration through a semi-permeable membrane. ऑस्मोसिस क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है उसके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा ही वो हो सकता है। इस तरह से क्या होता है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। मस्ट लर्न द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस, दैट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एंड हेयर नाउ वी हैव द ऑस्मोसिस भी दो तरह के होते हैं। एक तो वाटर इंटर करता है सेल में और एक में वाटर आउट होता है। तो एंडोऑस्मोसिस में क्या होता है? इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन व्हेन द सराउंडिंग सॉल्यूशन इज लेस कंसंट्रेटेड। एंडोऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर का मूवमेंट सेल के अंदर होता है जब उस कंडीशन में जब सेल को लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखा जाता है। इस तरह से वाटर का मूवमेंट कहाँ होगा? फ्रॉम द cell to outward. Similarly, exoosmosis is the outward diffusion of water. Exoosmosis में क्या होता है? वाटर का मूवमेंट बाहर की तरफ होता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन when the surrounding solution is more concentrated. और जब सराउंडिंग सॉल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है तो वाटर का मूवमेंट बाहर की तरफ होता है। तो इस तरह से दो प्रोसेस है, एंडोऑस्मोसिस एंड द एक्सोऑस्मोसिस। नाउ द नेक्स्ट इज द वी हैव, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट शो किया गया है। इस एक्सपेरिमेंट के हेल्प से आपको ऑस्मोसिस को और अच्छी तरह से समझना है। यू कैन सी हियर इट इज बीकर, ये बीकर है, बीकर में वाटर रखा गया है एंड दिस इज द थिजल फनल, इसे थिजल फनल बोलते हैं। थिजल फनल में शुगर सॉल्यूशन रखा गया है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आपसे एक्सपेरिमेंटल सेटअप में पूछा जाएगा कि लास्ट में आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। यू विल फाइंड कि दिस वन इज द वाटर को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, शुगर जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो वाटर विल मूव फ्रॉम द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। वाटर विल मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। तो इस तरह वाटर क्या होगा? वाटर अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है और हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को कुछ वक्त के लिए रख देते हैं। आफ्टर सम टाइम वी विल फाइंड दैट the level in the Thizzle funnel of the sugar solution rises up. जो sugar solution का लेवल है Thizzle funnel में वो राइज कर जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप का मेन कंक्लूजन होता है। उसी तरह से और भी कुछ मॉडिफाइड एक्सपेरिमेंट्स है। लाइक अगर यहाँ पर हाई कंसंट्रेटेड सुगर सॉल्यूशन रखा जाता है, यहाँ पर लेस कंसंट्रेटेड सुगर सॉल्यूशन रखा जाता है तो भी रिजल्ट सेम आता है। यहाँ पे सेलोफेन पेपर यूज नहीं करके रबर शीट या मजलिन क्लॉथ रखते हैं तो भी रिजल्ट सेम आता है। तो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आपको एक्सपेरिमेंट में की जा सकती है और उसके बेसिस पे आप अपने आंसर्स राइट करेंगे। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सेंस ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा है, पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। Now the next topic we have that how long can osmosis continue? Osmosis कितना
कितना समय तक चल सकता है, कितना लंबा चल सकता है. सो यू कैन सी हियर इट इज ए स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑस्मोसिस एंड द नेचर ऑफ ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. यहाँ पे आपको ऑस्मोसिस का स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है और ये बताया गया है कि ऑस्मोसिस कब तक चल सकता है. यू कैन सी हियर दिस वन इज शोइंग द सोल्यूट. ये सोल्यूट दिखाया गया है, स्मॉल. दिस वन इज द सॉल्वेंट यानी वाटर दिखाया गया है. तो दिस वन इज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड दिस वन इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. यहाँ पे सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम है. यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन कम है. सो द वाटर विल मूव फ्रॉम देयर हाइपोटोनिक टू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. और ये तब तक चलते रहता है जब तक कि इधर वाटर का कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाता है. इस तरह से ये प्रोसेस होता है डिफ्यूजन. इस तरह से यहाँ पे ऑस्मोसिस कंटिन्यू होता है और वाटर का डिफ्यूजन होता है तब तक जब तक कि दोनों साइड वाटर की क्वांटिटी इक्वल नहीं हो जाती है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर दैट मस्ट बी एक्सर्टेड टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन व्हेन द टू आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? वो प्रेशर जिस प्रेशर से वाटर अंदर इंटर करने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर जो प्रेशर अप्लाई होता है उस वाटर मॉलिक्यूल को रोकने के लिए, दैट इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर. तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर दैट मस्ट बी एक्सर्टेड टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन व्हेन द टू आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. यानी वो प्रेशर जो कि इस वाटर मॉलिक्यूल से को अंदर जाने से रोकता है, वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है. तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर का भी डेफिनेशन लर्न कर लें, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नाउ द नेक्स्ट इज द टॉपिक टोनोसिटी. टोनोसिटी क्या होती है? रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ डिफ्यूजन इज कॉल्ड टोनोसिटी. टोनोसिटी क्या होती है? टोनोसिटी जो होती है वो रिलेटिव कंसंट्रेशन होती है दो सॉल्यूशन के बीच, जो कि ये डिसाइड करती है कि सब्सटेंस किस साइड मूव करेगा. ये इसके बेसिस पे जो सॉल्यूशन को तीन टाइप में डिवाइड किया गया है: आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. तो वी कैन सी हियर व्हाट इज आइसोटोनिक. आइसोटोनिक को समझेंगे. इट इज ऑल्सो वेरी मच इजी. थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होती है. Isotonic solution: the relative concentration of water molecules and the solute on either side of the cell membrane is the same. आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? अगर हम सेल लेते हैं, सेल को जिस मीडियम में रखते हैं, उस दोनों सेल के अंदर का कंसंट्रेशन और उस मीडियम का कंसंट्रेशन अगर सेम होता है तो उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं. मीन्स के वहाँ पे जो भी सोल्यूट का कंसंट्रेशन है सेल के अंदर, बाहर सोल्यूट का कंसंट्रेशन है, और सेल के अंदर जो वाटर का कंसंट्रेशन है और बाहर जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल सेम है. वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मूव नहीं करते हैं आउटसाइड टू इनसाइड या इनसाइड टू आउटसाइड. तो दिस वन इज कॉल्ड द आइसोटोनिक. या नेट मूवमेंट जो होता है वो जीरो होता है. तो दिस इज कॉल्ड द आइसोटोनिक सॉल्यूशन. उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? इन दिस कंडीशन द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल हैज अ लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन देन द फ्लूइड इनसाइड द सेल. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल के अंदर होता है सोल्यूट का कंसंट्रेशन वो लो होता है और बाहर जो होता है वो ज्यादा होता है. तो इन दिस प्रोसेस क्या होगा? तो वाटर विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? इन दिस कंडीशन द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल है हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन. जो सेल रखा गया जिस मीडियम में, वो उस मीडियम का सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो होगा वाटर विल मूव फ्रॉम आउटसाइड. द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द सेल विल मूव आउट. और जो वाटर मॉलिक्यूल्स होगा वो बाहर की तरफ मूव करता है. एक्सोऑस्मोसिस होता है जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखा जाता है. तो इन दिस वे वी कैन सी कि सेल का साइज पे क्या असर पड़ता है. तो आइसोटोनिक में सेल साइज सेम होता है. हाइपरटोनिक में सेल श्रिंक कर जाता है. श्रिंक मीन्स सेल सिकुड़ जाता है. उसका शेप जो होता है वो कम हो जाता है. साइज एंड शेप जो होती है वो घट जाती है. और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो बाहर लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन रखा गया है उसमें क्या होगा? सेल इंक्रीज कर जाता है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स आउटर साइड से सेल के अंदर इंटर करता है, इसलिए सेल का साइज और शेप वो इंक्रीज कर जाता है. इन दिस वे वी कैन सी दैट द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल साइज डिक्रीज कर जाता है.
तो दिस वन इज आवर इन दिस वे वी कैन लर्न कि किस तरह से साइज सेल के इंक्रीज और डिक्रीज कर जाते हैं जब वो डिफरेंट टोनिसिटी के सॉल्यूशन में रखा जाता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक. आपको डेफिनेशन एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पूछा ही जाता है. Let us see. Active transport is the passage of a substance from its lower to higher concentration through a living cell membrane using energy from the cell. Active transport जो होता है वो substance का passage होता है lower concentration से higher concentration में through a living cell membrane using energy from the cell. तो क्या होता है, सेल जो होता है वो एनर्जी कंज्यूम करता है, एनर्जी यूज करता है और इस तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द पैसेज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स लोअर टू द हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ लिविंग सेल मेम्ब्रेन यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सेल. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो सब्सटेंस का पैसेज होता है फ्रॉम लोअर से हायर में जाता है, यानी कि अगर सेल के अंदर सोडियम की क्वांटिटी कम है और बाहर ज़्यादा है तो फिर भी वो सोडियम को एब्जॉर्ब करता है और यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम करने के बाद ही ये एक्टिविटी होती है. तो दैट्स वाई टर्म एज ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट वी विल सी कि एक सेल को जब हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो वो किस तरह से अपने साइज और शेप को चेंज करता है. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया एनिमल सेल का आरबीसी और एक प्लांट सेल का एग्जाम्पल दिया गया. जब एनिमल सेल को हाइपोटोनिक आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो हम देखेंगे कि आरबीसीज का जो साइज है, शेप है वो बिल्कुल सेम होता है. यहाँ प्लांट सेल में भी ऑब्जर्व कीजिए कि प्लांट सेल भी बिल्कुल सेम होता है. नो लॉस और द गेन ऑफ द वाटर बाय द सेल. जब इसी आरबीसी को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस होता है. एक्सोऑस्मोसिस होने की वजह से आरबीसी का जो साइज और शेप होता है, साइज जो होता है वो रिड्यूस कर जाता है और ये श्रिंक कर जाता है. इस तरह से आरबीसी विल रिड्यूस इस साइज. और जब इसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस होता है. एंडोऑस्मोसिस होने की वजह से ये सेल रप्चर कर जाता है. सिमिलरली विद द प्लांट सेल, जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो एक्सोऑस्मोसिस होते हैं और क्या होगा, यहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस देखने को मिलेगा क्योंकि जो साइटोप्लाज्म होता है वो श्रिंक कर जाता है. सेल वॉल तो रिजिड स्ट्रक्चर होता है, वो इंटैक्ट उसी तरह से होते हैं कि जो शेप होंगे सेल वॉल का वो बिल्कुल वैसा ही होगा, बट साइटोप्लाज्म वो श्रिंक कर जाता है. और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने से एंडोऑस्मोसिस होगा. एंडोऑस्मोसिस होने की वजह से ये जो प्लांट सेल है वो बल्ज करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा वाटर फुल्ली डिस्टेंड हो जाता है, बिल्कुल टर्जिड हो जाता है. तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से डिफरेंट सेल को डिफरेंट मीडियम के सॉल्यूशन में रखने पे उससे क्या रिजल्ट मिलता है. इससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि एक सेल को जब आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो क्या रिजल्ट मिलता है. सेल का जो शेप और साइज है वो किस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज करता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम डिफ्यूजन. पैसिव ट्रांसपोर्ट बिल्कुल डिफ्यूजन जैसा ही होता है. Passive refers to requiring no input of energy. There is a free movement of molecules from their higher concentration to their lower concentration. Passive ट्रांसपोर्ट जो होता है मॉलिक्यूल्स का फ्री मूवमेंट होता है हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में और फिर इसमें किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल डिफ्यूजन जैसा ही होता है. तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का डेफिनेशंस भी आप लोग को लर्न कर लेना है. Now the next we have the turgidity and flaccidity. Turgidity क्या होती है, flaccidity क्या होती है? Every living plant cell directly or indirectly is in contact with fluids. हर plant cell directly indirectly fluid के contact में होता है. The root hairs in particular are surrounded by soil water. Root hair जो होते हैं वो soil water से surrounded होते हैं. All such cells are subjected to osmosis and the water continues to enter as long as the cell sap is more concentrated than the surrounding fluids. तो जितने भी cells होते हैं वो उसमें osmosis होता है, water continues सेल के अंदर इंटर करते रहता है.
और यहाँ पे टर्जिड हम लोग समझेंगे कि टर्जिड क्या होता है। सेल जब ऐसे स्टेट में पहुंच जाता है, ऐसे स्टेट में पहुंच जाता है जहाँ पर वो ज़्यादा वाटर अकोमोडेट नहीं कर पाता है, ज़्यादा वाटर उसके अंदर इंटर नहीं कर पाता है, तो वो सेल जो होता है फुल्ली टर्जिड होता है, फुल्ली स्ट्रेच्ड होता है, बिल्कुल तना हुआ होता है। तो इसी कंडीशन को टर्जिडिटी बोलते हैं। तो ये जो तनाव सेल के अंदर आता है वाटर के एक्सेस फिल्ड होने की वजह से होता है, और इस कंडीशन सेल के इस कंडीशन को टर्जिडिटी बोलते हैं। द नेक्स्ट, व्हेन ए सेल इज टर्जिड, जब सेल बहुत टर्जिड हो जाता है, बहुत तना हुआ होता है, तो उसका जो सेल वॉल होता है वो भी बहुत प्रेशर में होता है। तो जो प्रेशर सेल के अंदर से सेल के वॉल पे पड़ती है उसे टर्गर प्रेशर कहते हैं। द प्रेशर ऑफ द सेल कंटेंट ऑन द सेल वॉल इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। उसी तरह से द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेल वॉल ऑन द सेल कंटेंट इज द वॉल प्रेशर, और सेल वॉल से जो सेल कंटेंट पे प्रेशर अप्लाई होती है उसे वॉल प्रेशर कहते हैं। तो टर्गर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेल कंटेंट ऑन द सेल वॉल इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। इसके अपोजिट क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेल वॉल ऑन द सेल कंटेंट इज कॉल्ड द वॉल प्रेशर। इस तरह से टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर को हम लोग रीड कर सकते हैं, बहुत इजी है। ये दोनों ही आपस में मेंटेन होता है, तो सेल का जो होता है शेप और साइज वो मेंटेन होता है। हियर द टेबल गिवन, टेबल बहुत इजी है, इसे रीड कर लीजिए। जितने भी टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किए बस उसी से रिलेटेड है। नाउ द नेक्स्ट शॉर्ट में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि प्लाज्मोलाइसिस क्या है। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, जब एक प्लांट सेल को हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखा जाता है, प्लांट टिश्यूज को, तो आप इस तरह का स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व करेंगे। यू विल फाइंड कि बीच में जो ये ग्रीन कलर है ये साइटोप्लाज्म है, जो कि हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखने के बाद इस तरह की अपीयरेंस आती है। इसका मतलब कि इससे एक्सोस्मोसिस हो चुका है, इसके जो एक्सेस वाटर है वो इससे बाहर आ चुके हैं, और जो साइटोप्लाज्म होता है वो श्रिंक कर जाता है, पर वो ये जो सेल वॉल है वो इंटैक्ट उसी तरह से रहता है। तो प्लाज्मोलाइसिस का डेफिनेशन हम लोग समझ सकते हैं कि इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम द सेल वॉल कॉज्ड ड्यू टू द विड्रॉल ऑफ वाटर व्हेन प्लेस्ड इन ए स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। जब स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में रखा जाता है प्लांट सेल को, तो प्लांट सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो श्रिंक कर जाता है, सेल वॉल से बिल्कुल डिटैच हो जाता है और अपने आप को इस तरह का अपीयरेंस देता है। तो दिस वन इज अ प्लाज्मोलाइसिस, इसे प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। फ्लासिडिटी इज द रिवर्स ऑफ टर्जिडिटी। फ्लासिडिटी जो होती है टर्जिडिटी की रिवर्स होती है। टर्जिडिटी तना हुआ, फ्लासिडिटी मीन्स थोड़ा सा मुरझाया हुआ जो होता है। So here the three terms are given, which is very much important. Just learn it. Turgidity is the cell of a state in which the cell wall is rigid and stretched by an increase in the volume of vacuoles due to the absorption of water. The cell is then said to be turgid. तो turgidity एक ऐसा condition है जिसमें कि cell wall जो होती है वो रिजिड और स्ट्रेच ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो वैक्यूल होता है वो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन करता है। और प्लाज्मोलाइसिस जो होता है इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम द सेल वॉल कॉज्ड ड्यू टू विड्रॉल ऑफ वाटर व्हेन प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। प्लाज्मोलाइसिस जो होती है वो साइटोप्लाज्म तो कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसकी वजह से सेल वॉल जो होता है वो वैसा ही होता है, बट साइटोप्लाज्म जो होती है वो अपने आप को विड्रॉल कर लेती है। और ये कब होता है, जबकि सेल को हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। फ्लैसिडिटी क्या है, इज द कंडीशन इन विच सेल कंटेंट इज श्रंकन एंड द सेल इज नो मोर टाइट। जब सेल लूज हो जाता है, उतना टाइट नहीं रहता, उतना तनाव सेल के अंदर नहीं रहता, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड फ्लैसिडिटी। ये थ्री टर्म्स जो दिए गए हैं, ये तीनों टर्म आपको लर्न कर लेना है, टर्जिडिटी, प्लाज्मोलाइसिस, फ्लैसिडिटी। नाउ द नेक्स्ट इज द यूजेस ऑफ टर्जिडिटी टू द प्लांट्स। टर्जिडिटी का क्या यूज है, तो टर्जिडिटी प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सॉफ्ट टिश्यूज सच एज लीव्स। टर्जिडिटी जो होता है तनाव सॉफ्ट टिश्यू है उसे एक रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, एक स्टिफनेस कड़ापन प्रोवाइड करता है, ये इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट इज द टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर हेल्प्स टू पुश थ्रू द हार्ड ग्राउंड। टर्गर प्रेशर की वजह से ही जो ये सॉफ्ट टिश्यू है हार्ड ग्राउंड के अंदर अपने आप को इंसर्ट कर पाती है। अगर टर्गर प्रेशर ना होता तो अभी तक प्लांट जो हम लोग वॉल पे देखते हैं या बहुत हेवी ग्राउंड पे देखते हैं, इसी टर्गर प्रेशर की वजह से देखते हैं। टर्गर प्रेशर अलाउ करता है रूट सेल्स को कि वो हार्ड ग्राउंड में भी इंसर्ट कर सके। थर्ड पॉइंट इज टर्गर इन द रूट सेल बिल्ड्स अप रूट प्रेशर। टर्गर जो होती है रूट सेल्स में वो रूट प्रेशर बिल्ड करती है, जिसकी वजह से जो प्लांट सेल होता है वो ज़्यादा सॉइल में इंटर कर सकता है और वाटर एब्जॉर्प्शन कर सकता है। टर्गर इन द रूट सेल्स बिल्ड अप रूट प्रेशर।
टर्गर की वजह से ही रूट प्रेशर बिल्ड होती है और रूट प्रेशर बिल्ड होने की वजह से ही वाटर का मूवमेंट अपवर्ड की तरफ होता है। Now the next third fourth point is turgor in the opening and the closing of stomata। आप स्टोमाटा का भी हम एक एक्सप्लेनेशन डिटेल वीडियो डाल दूंगी मैं। टर्गर इन द ओपनिंग जो होती है, ओपनिंग और क्लोजिंग जो स्टोमाटा होती है, टर्गर उसमें हेल्प करता है। जो बेसिकली आप 4 पॉइंट्स लर्न कर लें, दैट इज इनफ कि क्या क्या होता है। टर्गर मूवमेंट है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द रूट प्रेशर। रूट प्रेशर दिखाया गया कि रूट प्रेशर क्या होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द गटेशन। गटेशन क्या है? इन सर्टेन प्लांट्स लाइक टोमेटोज, ग्रास, बनानाज और फर्न्स द रूट प्रेशर इज हाई इनफ टू फोर्स द वाटर ऑल द वे थ्रू द स्टेम। होता क्या है कि कुछ प्लांट जैसे कि टोमेटो, ग्रास, बनाना, फर्न्स, इसमें रूट प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। कब? सुबह और शाम के वक्त। और जो रूट प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो लीव्स होते हैं, लीव्स का जो मार्जिन होता है, वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट दिखने लगते हैं। दिस वाटर अपीयर्स एज अ टाइनी ड्रॉप्स अलोंग द मार्जिन और द टिप्स ऑफ द लीव्स। तो ये जो टाइनी ड्रॉपलेट होते हैं वाटर के, वो लीफ के मार्जिन पे दिखने लगते हैं और ये स्पेशल स्ट्रक्चर हाइड्रोथॉट से ही रिलीज होता है। तो इस प्रोसेस को गटेशन बोलते हैं। स्पेशली मॉर्निंग में ये होता है। तो दिस लॉस ऑफ एक्सेसिव वाटर इज कॉल्ड गटेशन। एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू द मार्जिन ऑफ द लीव विद अ स्पेशल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गटेशन। जो एक्सेसिव वाटर का लॉस होता है लीफ के मार्जिन से एक स्पेशल स्ट्रक्चर के द्वारा, उस प्रोसेस को गटेशन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? टोमेटो, ग्रास, बनाना, फर्न्स, ये सारे एग्जाम्पल है गटेशन के। तो इस तरह से गटेशन भी समझ गए। गटेशन भी डेफिनेशन में आप लोगों को पूछा जाता है। Now the next topic is the importance of root hairs and the upward movement of absorbed water and minerals। रूट हेयर का क्या इम्पोर्टेंस होता है वाटर अपवर्ड मूवमेंट में, वाटर और मिनरल्स के। नाउ द नेक्स्ट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स। मिनरल एलिमेंट्स का एब्जॉर्प्शन रूट में किस तरह से होता है? तो मिनरल एलिमेंट्स का एब्जॉर्प्शन रूट में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के हेल्प से होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। द मूवमेंट ऑफ द आयन सब्सटेंस फ्रॉम देयर higher concentration to the lower concentration by consuming energy is called the active transport। तो active transport के help से ही मिनरल्स एलिमेंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। नाउ यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं। इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोगों को बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर ले रहे हैं। वन इज टू शो दैट रूट एब्जॉर्ब वाटर। ये दिखाना है कि रूट वाटर एब्जॉर्ब करता है। ये किस तरह से दिखाया जा सकता है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंट्रोल ए है, यहाँ एक्सपेरिमेंटल सेटअप बी है। यहाँ पे दिस वन इज द कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में वाटर टेस्ट ट्यूब में लिया गया, ऑयल ली गई है। ऑयल इसलिए लिया गया है ताकि वो जो एवोपरेटिव लॉस से बचा सके। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बी में दिखाया गया है कि एक प्लांट ट्विग लिया गया है और ये रूट जो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड आफ्टर 2 days वी विल फाइंड के वाटर का जो लेवल है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है रूट के हेल्प से। चूंकि यहाँ वाटर के लेवल को कवर कर दिया गया ऑयल से, इसलिए इसका एवोपरेशन तो हो नहीं पा रहा है। तो ये जा कहाँ रहा है? इसका मतलब कि ये वाटर रूट से एब्जॉर्ब होकर ट्रांसपायर हो जा रहा है। ये एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है। आप लोगों को पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज टू शो दैट रूट इज एब्जॉर्बिंग वाटर। रूट जो होता है वो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ऑयल हेयर। ऑयल यहाँ पे क्या फंक्शन कर रहा है? तो इट प्रिवेंट द एवोपरेटिव लॉस ऑफ वाटर। एवोपरेटिव लॉस ऑफ वाटर को से ये रोक रहा है। इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, टू शो दैट वाटर इज कंडक्टेड अपवर्ड थ्रू द जाइलम। यहाँ पे ये दिखाना है कि जो वाटर का कंडक्शन है वो जाइलम के हेल्प से हो रहा है। तो यहाँ पे एक बाल्सम की ट्री ली गई है और उसे यू कैन सी हियर एक बीकर ली गई है। यहाँ पे योसिन सॉल्यूशन डाला गया है। योसिन जो एक डाई है वो डार्क पिंक कलर की होती है। वाटर में मिक्स करके बाल्सम प्लांट को इसमें इमर्ज कर दिया गया है। एंड जब इसके टिश्यूज को फाइन टिश्यूज के स्टेम्स को कट करते हैं और इस तरह से हम लोग पाएंगे, वी विल फाइंड कि ये जो जाइलम टिश्यू है, दिस जाइलम टिश्यू बिकम पिंक। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स। वाटर मिनरल्स के कंडक्शन के लिए कौन सा टिश्यू इंपॉर्टेंट है? जाइलम इंपॉर्टेंट है। Now the next experiment we have is the conduction of water through the xylem। Water का conduction xylem से किस तरह से होता है? Here the experimental setup given।
यू कैन सी हियर एक्सपेरिमेंटल सेटअप ए, एक्सपेरिमेंटल सेटअप बी। यहाँ पे बीकर है, लेवल ऑफ वाटर सेम रखा गया, दिस वन इज ट्विग, दिस वन इज अदर ट्विग। यहाँ पर जो होते हैं वो फ्लोएम रिंग को रिमूव किया जाता है। आउटर जो होता है वो फ्लोएम होता है, फ्लोएम रिंग, और इनर जो होता है वो जाइलम होता है। तो फ्लोएम रिंग को रिमूव कर दिया गया है, और प्लांट बी में जाइलम जो होता है, जाइलम रिंग को रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जाइलम प्रेजेंट है, यहाँ पे फ्लोएम प्रेजेंट है। तो जब ये 2 डेज के लिए इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को छोड़ दिया जाता है, देन वी विल फाइंड के वाटर का कंडक्शन हो जाता है। वाटर का कंडक्शन जाइलम से हो रहा है, तभी तो ये यहाँ पे लीफ स्ट्रेच्ड है, और यहाँ पे जाइलम टिश्यू रिमूव कर दिया गया। यहाँ पे लीफ हम देख रहे हैं ये ड्रूप डाउन हो गया है, मुरझा गई है पत्ती, जिसकी वजह से ये हम प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ पे जो जाइलम टिश्यू नहीं होने की वजह से ये पत्तियां मुरझा गई हैं। दैट्स वन इज शोइंग दैट द जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ द वाटर। कंडक्शन ऑफ वाटर जो होता है वो जाइलम टिश्यू के हेल्प से होता है। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हम लोगों का, टू शो दैट फूड फ्रॉम द लीव्स इज कंडक्टेड डाउनवर्ड थ्रू द फ्लोएम इन द स्टेम। हम लोगों को ये शो करना है कि फूड जो होता है वो फ्लोएम से ही कंडक्ट होता है। तो यू नो दैट जो आउटर रिंग होता है वो फ्लोएम होता है और इनर रिंग जाइलम होता है। तो यहाँ पर जो प्लांट हम लेते हैं उस प्लांट का आउटर रिंग रिमूव कर देते हैं, आउटर रिंग रिमूव कर देते हैं, और 2 डेज के लिए इस पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को छोड़ दिया जाता है। कुछ ज़्यादा दिनों के लिए इसे छोड़ दिया जाता है। यू विल फाइंड के जो फूड फॉर्मेशन लीव्स में हो रहा है वो अकुमुलेट होकर इस पार्ट में स्टोर हो जाता है, और ये पार्ट थोड़ा स्वेलो पार्ट है। ये पार्ट दिखा रहा है कि ये थोड़ा स्वेलो हो चुका है। स्वेलो होने की वजह से इसका ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे फूड स्टोर्ड हो गया है। तो दिस वन इज शोइंग, चूंकि ये नीचे के लिए से वे नहीं है, यहाँ पर फ्लोएम टिश्यू यहाँ पर है नहीं जो कि कंडक्ट करेगा फूड को, इसलिए ये स्वेलो हो गया। तो दिस वन एक्सपेरिमेंट शोइंग दैट द फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड इन द प्लांट। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, और ये चैप्टर को मैंने बहुत ही फास्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आप लोग क्विकली रिवाइज कर सके इस चैप्टर को। और अभी नेक्स्ट चैप्टर और इसके बाद के चैप्टर्स को भी मैं इसी तरह से क्विकली रिवाइज करवाऊंगी, और इसके डिटेल वीडियोस मैं कंटिन्यू कर दूंगी आप लोगों के एग्जाम्स खत्म होने के बाद। सो ऑल ऑफ यू हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे।